हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी महलवारी सिस्टम को देखा था, जो एक नया सिस्टम आया था बंगाल प्रेसिडेंसी से हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किए, कंपनी की इनकम कैसे होती थी, या एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या सुधार किए गए। अब हम लोग आज देखेंगे मुनरो सिस्टम, मतलब जो लॉर्ड मुनरो थे उन्होंने क्या सिस्टम चालू किया था। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। मतलब ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी जिनमें ब्रिटिश का अपना कंट्रोल था, वह ऐसे क्षेत्र साउथ इंडियन क्षेत्र थे जिनमें परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को अपनाया जाने लगा था या उसका की कोशिश की गई थी। द न्यू सिस्टम डेट वॉज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवार या रैयतवारी सिस्टम। तो जो नई व्यवस्था वहाँ पे चालू हुई थी उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के होने के बाद कंपनी के ने जो एरिया अपने अंडर में ले लिए थे, जिन पर कब्जा कर लिया था, उन इलाकों पर इस व्यवस्था को चालू करके देखना शुरू किया। मतलब चालू करके ये देखा कि बहुत सही चलेगी या नहीं। मतलब कि उन जगहों पे ये चलाई गई जो एरिया टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद कब्जे में आए थे। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India। और टॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को डेवलप किया और धीरे धीरे ये सिस्टम पूरी साउथ इंडिया में लागू कर दिया गया, फैल गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। रीड और मुनरो को ये लगता था कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रयस who had tilled the land for generation। इसीलिए उन्होंने ऐसा आर्ग्यूड मीन्स तर्क दिया था कि उन्हें सीधे तरीके से जो कल्टीवेटर्स थे, किसान थे या रैयत थे, रैयतों से ही ये बंदोबस्त करना चाहिए, ये सीधे उन्हीं से ये बंदोबस्त करना चाहिए कि जो पीढ़ियों से ज़मीन पे खेती करते आ रहे। मतलब ऐसे किसानों से, ऐसे रैयतों से सीधे इस सेटलमेंट के बारे में बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं। देयर फील्ड हैड टू बी carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। Munro thought that the British should act as paternal father figure protecting the Rayat under their charge। मतलब रिवेन्यू का सर्वे करने से पहले उन्होंने उनके फील्ड्स को, खेतों को केयरफुली तरीके से देखा, अलग अलग उनका जांच परीक्षण किया। उसके बाद मुनरो ने ये माना कि मतलब ब्रिटिश को फादर के ही, मतलब कहते नहीं, पैटर्नल फादर के ही तरीके किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, रैयतों को के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। एक्टिविटी दी है, इमेजिन दैट यू आर द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग अ रिपोर्ट बैक टू इंग्लैंड अबाउट द कंडीशन इन रूरल एरिया अंडर कंपनी रूल, व्हाट वुड यू राइट। आप ये इमेजिन करें कि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको अपनी कंपनी के अंडर में जो इतने भी रूरल एरिया आते हैं उनकी एक रिपोर्ट आपको इंग्लैंड में भेजनी है, तो आप उस रिपोर्ट में क्या लिख के भेजेंगे। आगे नेक्स्ट दिया है, ऑल वॉज नॉट वेल। सब कुछ ठीक नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम।
नया सिस्टम लागू हुए कुछ ही समय बीता था कि उसमें ये सही दिखने लगा कि सब कुछ सही नहीं है, मतलब उसके अंदर समस्याएं सामने आने लगी। ड्राइवन बाई द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिसर्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। मतलब ज़मीन से होने वाले इनकम को बढ़ाने के चक्कर में जो रिवेन्यू ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रेट पे रिवेन्यू फिक्स कर दिया था। पीजेंट्स वर unable to pay, riots fled the countryside and villages become deserted in many regions। मतलब जो पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, किसान इस रिवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे। रयस फ्लेड द कंट्री साइड, रैयत जो थे वो गाँव छोड़ के भाग रहे थे और बहुत सारे विलेज जो थे वो बिल्कुल डेजर्ट की तरह हो गए थे। मतलब बिल्कुल वहाँ पे ना तो लोग रहने लगे थे ना ही कोई काम होने लगा था। जैसे डेजर्ट होता है कि कोई उसका यूज़ नहीं रह जाता है। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich, enterprising farmers, but this did not happen। जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स मीन्स जिनको उम्मीदें रहती हैं, आशावादी, मतलब जिनको उम्मीद थी ऐसे ऑफिसर्स कि उन्होंने ऐसे इमेजिनेशन कर रखा था कि ये जो न्यू सिस्टम है ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रिच बना देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रिवेन्यू, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। मतलब ब्रिटिश को ये फील होने लगा कि जो कंट्री साइड एरिया है, जो गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ से केवल हम लोग रिवेन्यू ही नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि वहाँ पे अगर हम चाहें तो यूरोप में जो क्रॉप्स रिक्वायर्ड हैं उनको भी ग्रो करवा सकते हैं। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। और लेट 18th सेंचुरी तक कंपनी ने इसी का एक बड़ा विस्तार करने के लिए ओपियम मीन्स अफीम एंड इंडिगो, अफीम और नील की खेती करवाना पे बहुत ज़्यादा जोर देने लगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगी। इन द सेंचुरी and the half that followed, the British pursued or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras। और इसी के साथ लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि दिया है हाफ ऑफ सेंचुरी मीन्स 150 ईयर्स तक लगभग जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी कंट्री के बहुत सारे अलग अलग एरिया पे किसी न किसी फसल के लिए किसानों को वो मजबूर करते रहे, दबाव डालते रहे। जैसे कि बंगाल में जूट के लिए, असम में टी के लिए, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश है वहाँ पे शुगर केन के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन के लिए और मद्रास में चावल के लिए। हाउ वाज दिस डन, ये सारा काम कैसे किया गया? तो द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। ब्रिटिश ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो कि उनको ज़रूरतें थी उन फसलों की खेती फैलाने के बहुत सारे मेथड यूज़ किए। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आके हम लोग देखते हैं एक स्टोरी के थ्रू एक क्रॉप के बारे में कि उस क्रॉप का प्रोडक्शन करने का क्या मेथड था और वो क्रॉप कैसे आगे की जाती थी। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या रंगों की भी कोई हिस्ट्री होती है? दिया है फिगर 5 and 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। देखिए आप लोग फिगर 5 में एक प्रिंट है और ये दिया है फिगर 5 का कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया, और 6 में दिया है मोरोसिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये 20th सेंचुरी का प्रिंट है और ये 19th सेंचुरी का इंग्लैंड का प्रिंट है।
दिया है 5 and 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। 5 और 6 में 2 इमेजेस दी हैं कॉटन प्रिंट की। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 shows a कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। जो 5th नंबर की जो फिगर है उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें कलमकारी प्रिंट दिखाया गया जो आंध्र प्रदेश के इंडिया में आंध्र प्रदेश के वीवर्स के थ्रू की गई थी। ऑन द राइट इज अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन। और जो दूसरा फिगर है वो ब्रिटेन के फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट थे विलियम मॉरिस के थ्रू बनाए गए प्रिंट का फोटो है। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 प्रिंट्स बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। दोनों ही प्रिंट में ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको नील कहा जाता है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हैं कि ये कलर कैसे बनाया गया था, कैसे प्रोड्यूस किया गया था? द ब्लू डैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये ब्लू कलर एक आम पौधे से प्रोड्यूस किया जाता है जिस पौधे को हम लोग इंडिगो का प्लांट बोलते हैं। It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India। और ये जो पॉसिबिलिटी है यह हमें देखने को मिल रहा है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के मॉरिस ने जो प्रिंट के लिए ब्लू कलर का यूज़ किया है वो इंडिया में उगने वाले इंडिगो प्लांट से ही तैयार किया गया था। फॉर इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था या सप्लायर था किसका? इंडिगो का। मतलब सबसे ज़्यादा सप्लाई इंडिया से होती थी। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? आखिर इंडियन इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। जो इंडियन इंडिगो का प्लांट था वो ज़्यादातर ट्रॉपिक एरिया में ग्रो करता था। मतलब ट्रॉपिक का मतलब जो थोड़े से गर्म एरिया थे वहाँ पे। By the 19th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth। मतलब जो 13th सेंचुरी के टाइम तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चरर थे वो कपड़े को रंगने के लिए, कलर करने के लिए इंडिया की इंडिगो का यूज़ करने लगे थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। जबकि उस समय इंडियन इंडिगो की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप की मार्केट में पहुंच रही थी, लेकिन उसकी जो कीमत थी, उसका जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। और यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर थे वो कपड़े को रंगने के लिए एक वुड नाम का एक और प्लांट था, उससे वॉयलेट और ब्लू कलर बनाने पर डिपेंडेंट थे। Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe। ये टेम्परेट जोन में, टेम्परेट मीन्स जो एरिया ठंडा रहता है, टेम्परेट जोन में ग्रो करने के कारण वुड का जो प्लांट था वो यूरोप में बहुत ईजिली मिल जाता था। It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain। और ये नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस के साथ साथ जर्मनी और ब्रिटेन के भी कई सारे पार्ट्स में ग्रो करता था। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। और इस तरीके से जो इंडिगो के लिए कंपटीशन हो रहा था उसकी चिंता से परेशान जो वुड के प्रोड्यूसर थे, मतलब जो लोग वुड प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने यूरोप की गवर्नमेंट पर प्रेशराइज्ड मीन्स ये प्रेशर डाला कि वो इंडिया से आने वाली इंडिगो पर बैन लगा दें। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो को ही पसंद करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस अ
रिच ब्लू कलर, क्योंकि इंडिगो से बहुत चमकदार अच्छा ब्लू कलर आता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल, जबकि वुड से मिलने वाला जो कलर होता था वो बहुत डल आता था। बाय द 17th सेंचुरी और 17th सेंचुरी तक यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने इंडिया से आने वाली इम्पोर्ट होने वाली इंडिगो के बैन लगाने पे ढील देने के लिए गवर्नमेंट को एग्री कर लिया था कि अब वो लोग थोड़ी ढील दे सकते हैं। मतलब पहले वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, अब उन्होंने ढील देने पे एग्री कर लिया था। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइसलैंड, और फ्रेंच में जो इंडिगो थी उसकी कल्टिवेशन होने लगी थी सेंट डोमिंगो द्वीप पे, जो कि कैरिबियन आइसलैंड पे था। द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, और ब्राज़ील के पुर्तगाल में, द इंग्लिश इन जमैका, और इंग्लैंड के ब्रिटिश के जमैका में, द स्पेनिश इन वेनेजुएला, स्पेनिश के लोग वेनेजुएला में, और इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नदर्न अमेरिका, और नदर्न अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिगो प्लांटेशन देखने को मिला। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, और 18th सेंचुरी के लास्ट तक इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। और ब्रिटेन में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, उससे कॉटन प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक्सपेंड होने लगा था। अब कपड़ों को डाई करने के लिए नील की मांग जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। और जैसे जैसे कपड़ों की रंगाई की मांग बढ़ने लगी, उसी टाइम पे कुछ कारणों से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आने वाली जो इंडिगो थी उस पर रोक लग गई, वो आना बंद हो गई। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल ऑफ हाफ बी हाफ, और 1783 से 89 के बीच पूरे वर्ल्ड में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया, मतलब आधा ही रह गया। Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply। मतलब क्लॉथ डायर्स जो थे अब नील के प्रोडक्शन को करने के लिए अपने अपने न्यू सोर्स खोज रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, जहाँ कि हमें किस तरह कहाँ से नील मिल सकती है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। यूरोप में इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड को बढ़ते हुए देख के जो कंपनी थी वो इंडिया में अपनी कल्टीवेशन के लिए नील की खेती करने के रास्ते ढूंढने लगी थी। From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and in Bengal indigo came to dominate the world मार्केट। मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट तक बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा था, और बंगाल में ग्रो होने वाली इंडिगो दुनिया की बाज़ारों में बहुत तेज़ी से डिमांड होने लगी थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट टू इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। मतलब 1788 में ब्रिटेन के थ्रू इम्पोर्ट की गई जो इंडिगो थी इंडिया कि उसमें इंडिया की इंडिगो का केवल 30% पार्ट ही था। बाई 1810 द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। मतलब जो 1788 में जितनी भी ब्रिटेन में इंडिगो आती थी उस टोटल इंडिगो का 30% पार्ट ही इंडिया से जाता था, और 1810 तक जो इंडिगो ब्रिटेन में पहुंचती थी उस
पूरी इंडिगो का 95% पार्ट वहाँ पहुँचने लगा था इंडिया का। तो मतलब देखो प्रपोर्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया था। दिया है एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कॉमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड ग्रू मीन्स बढ़ता, व्यापार बढ़ता जा रहा था, कंपनी के ऑफिसर और जो एजेंट थे वो अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे इंडिगो प्रोडक्शन में। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर्स लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेसेस। मतलब समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स ने ये इंडिगो बिजनेस के लिए अपनी अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। अट्रैक्टेड बाय द prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और इससे होने वाले हाई प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारे स्कॉटलैंड और इंग्लिशमैन मतलब इंग्लैंड के लोग वहाँ पे वहाँ से इंडिया आने लगे थे और यहाँ आके प्लांटर्स मीन्स बागान के मालिक बनने लगे थे। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी एंड बैंक दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। और जिन लोगों के पास इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और बैंक लोन देने के लिए तैयार थे। यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी वॉर की हो। देखते हैं किस चीज़ की है। फिगर 7 द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो अगस्त 1791 पेंटिंग बाय जेनुअरी सोचोडोलेस्की। सेंट डोमिंगो में जो स्लेव थे उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट कर दी थी अगस्त 1791 की जनवरी में। सोचोडोलेस्की ने इस फिगर को बनाया था। In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingo in the Caribbean island. The African slave who worked on the plantation rose in rebellion in 1791, burning the plantation and killing their rich planters. दिया है 18th century में फ्रेंच के जो प्लांटर्स थे उन्होंने कैरिबियाई द्वीप में मतलब आइसलैंड में फ्रांस का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी जो सेंट डोमिंगो में थी। उसमें इंडिगो और शुगर का प्रोडक्शन किया जाता था। इसी मतलब प्लांटेशन में वर्क करने वाले लोगों में ज़्यादातर जो थे वो अफ्रीकी स्लेव थे जिन्होंने 1791 में रिवोल्ट कर दी थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने प्लांट्स को जला दिया था और जो वहाँ के मालिक थे उनको भी मार दिया था। प्लांटर्स जो थे प्लांट्स को जला के और प्लांटर्स को मार दिया था। In 1792 फ्रेंच एबोलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। और जो 1792 में फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज में स्लेवरी मीन्स गुलामी को बंद कर दिया था, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। दीज इवेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइसलैंड। और इसी वजह से कैरिबियन आइसलैंड में भी जो इंडिगो प्लांटेशन होता था वो बंद हो गया था। अब आगे दिया है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेट। इंडिगो किस तरीके से कल्टीवेट की जाती थी, किस तरीके से इसकी खेती होती थी। देयर वर 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रयती। इंडिगो कल्टीवेशन के 2 सिस्टम थे, निज और रयती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। निज तरीके जो मेथड था निज कल्टीवेशन, उसमें जो प्लांटर्स थे वो खुद अपनी ज़मीन पे नील का प्रोडक्शन करते थे उन ज़मीनों पे जो उनके अंडर में थी। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार। वो या तो खुद ज़मीन खरीदते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन को किराए पे ले लेते थे। एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। और खुद अपने मजदूर लगा के वहाँ पे नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन। निज कल्टिवेशन में प्रॉब्लम क्या आने लगी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन।
निज कल्टीवेशन के अंडर में जो एरिया था उसको एक्सपेंड करने में प्लांटर्स को बहुत मुश्किलें आ रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, क्योंकि इंडिगो की जो खेती हो सकती थी वो केवल फर्टाइल लैंड पे ही की जा सकती थी। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ऐसी ज़मीनें पहले से ही कैसी थी, पॉपुलेटेड थी, बसी हुई थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और छोटे छोटे प्लॉट ही उन लोगों के हाथ लग पा रहे थे जो अलग अलग जगह बिखरे हुए से थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेटेड इंडिगो इन प्लांटर्स, और इन प्लांटर्स को जो था बड़ी बड़ी ज़मीनों की ज़रूरत थी जिनको वो एक साथ ज्वाइंट करके इंडिगो का कल्टीवेशन कर सकें। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, और ऐसी ज़मीन वो उन्हें कहाँ मिल सकती है। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरियाज, उन्होंने वहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री के आसपास ज़मीनों को लीज पे लेने की कोशिश की और वहाँ से उनके किसानों को हटवा दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, और यही वजह थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की और टेंशन की शुरुआत होने लगी थी। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, मजदूरों का भी इंतज़ाम करना इतना आसान नहीं था, मतलब मोबिलाइज मीन्स उनको लाना, उनका इंतज़ाम करना इतना ईजी नहीं था। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, मतलब बड़े बड़े प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मज़दूरों की भी ज़रूरत होती थी, मतलब अगर हम लार्ज तरीके से प्लांटेशन करेंगे तो मज़दूर भी ज़्यादा चाहिए। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रीसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन, और उस समय मज़दूरों में सब जो किसान थे वो अपनी अपनी खुद की खेती पर बिजी थे और साथ ही में जो कर रहे थे कि वो धान की खेती में अपना अपना टाइम खुद ही बिजी कर रखे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही थी इतनी बड़ी मात्रा में, और उसके बावजूद जो मिलती थी वो छोटी छोटी ज़मीन मिलती थी किसानों को। उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ जहाँ फैक्ट्री लगा रखी थी वहाँ पे आसपास की जो ज़मीनें थी उनको अपनी लीज पे लेना शुरू कर दिया, और उसके वहाँ के जो किसान थे जो अपनी अपनी ज़मीनों पर काम करते थे उनको वहाँ से हटवा दिया। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी, टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अब ज़मीन तो मिल गई तो लेबर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाए थे, क्योंकि खुद ही किसान जो थे वो अपनी अपनी राइस कल्टीवेशन में बिजी थे। आगे दिया, निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग एंड बुलेक्स, और निज कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा पैमाने पर हलों की और बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउ, 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। दिस मीन्ड दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीडेड 2000 प्लाउ, अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा की खेती है तो उसको 2000 हल चाहिए हैं। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वॉज अ बिग प्रॉब्लम, और इन्वेस्ट कर मतलब हलों को ख़रीदना और उनके मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर कुड सप्लाईज बी ईजली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लग एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड अगेन एक्सट्रैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, किसानों से भी उन्हें हल नहीं मिल सकते थे क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के लिए उन चीज़ों को रखते थे। जैसे नील के जो उत्पादक थे, जिस समय नील के लिए लोगों को हलों की ज़रूरत थी उस समय किसान अपने हल और बैल चावल के खेतों में बिजी किए हुए थे। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation, और 19th century के लास्ट तक जो प्लांटर्स थे उन्होंने निज कल्टीवेशन का जो एरिया था उसको बढ़ाने में वो थोड़ा सा डर रहे थे, दब रहे थे। देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के थ्रू नील की जो खेती थी, कल्टीवेशन था, वो 25% से कम
लैंड पर ही हो रहा था। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन द रैयती सिस्टम। और बाकी जो थी ज़मीन वो किस पे आती थी, रैयत सिस्टम के अंडर में आती थी। अब यहाँ पे देखो बीघा दिया है, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल, द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड। मीन्स ये ज़मीन की माप की एक यूनिट होती है जो ब्रिटिश शासन से पहले बीघा का आकार जो था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। और बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका जो एरिया फिक्स किया था वो 1 एकड़ का 1/3 पार्ट फिक्स किया था। आगे दिया था द इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत। रैयतों की ज़मीन पे जो नील की खेती हो रही थी वो कैसे की जा रही थी, तो देखते हैं। दिया है अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रैयत टू साइन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा। रैयती सिस्टम में जो प्लांटर्स थे उन्हें सट्टा का या एग्रीमेंट करने के उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता था। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ द रैयत। और कई बार गांव के जो हेडमैन थे वो रैयतों की तरफ से ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर कर दिए जाते थे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। और जो लोग उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते थे उन्हें इंडिगो को ग्रो करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर बागान के मालिकों से कैश में लोन मिल जाता था। बट द लोन कमिट द रैयत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन जो लोन मिलता था उन रैयतों को अपनी उनके पास जितनी भी ज़मीन है उसका कम से कम 25% पार्ट पे खेती करनी पड़ती थी। इस ये चीज़ उस लोन को देते समय उनसे कमिटमेंट ले लिया जाता था कि उन्हें 25% जितनी भी उनके पास टोटल लैंड है उसके 25% पे उन्हें नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। The planters provide the seed and the drill while the cultivators prepare the soil, sowed the seed and looked after the crop। और जो planters थे वो बीज और जितने भी ड्रिल मशीन या इस टाइप के जितने भी उपकरण उनको ज़रूरत थे एक मिट्टी को तैयार करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल को जिम्मेदारी के लिए, देख रेख करने के लिए वो सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराते थे। फिगर 8 देखो दिया है वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 18th सेंचुरी बंगाल। वर्कर जो है वो 18th सेंचुरी की में बंगाल में ये इंडिगो प्लांटेशन में ये वर्कर्स क्या कर रहे हैं, कटाई का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फ्रॉम कॉल्सवर्दी ग्रैंड रूरल लाइफ इन बंगाल 1860। और 1860 में कॉल्सवर्दी ग्रैंड के थ्रू ये रूरल लाइफ का एक पिक्चर दिखाया गया है। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाय मैन। इंडिया में इंडिगो के प्लांट्स को कट ज़्यादातर लोगों के मैन के थ्रू किया जाता था। 9 नंबर फिगर है द इंडिगो प्लांट बीइंग बॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। और इंडिगो प्लांट को फील्ड से जो उसके गट्ठर है उनको फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। आगे दिया है हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, भी थोड़ा सा हम लोगों का बचा है पार्ट, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस पेज को रीड करेंगे। दिया है व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयत एंड साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। मतलब जो जब कटाई के बाद जो प्लांटर्स थे वो जिम्मेदारी फसल की जिम्मेदारी प्लांटर्स को सौंप दी जाती थी। रैयतों को न्यू लोन मिल जाता था और यही जो साइकिल थी ये दोबारा बार बार अगेन तरीके से चलती थी। मतलब जब प्लांट कट गए तो उनकी जिम्मेदारी प्लांटर्स के पास है और अब उनको नए तरीके से दोबारा फिर से उगाने के लिए नया लोन मिल जाता था। और ये साइकिल चलती रहती थी कि प्लांट कट गए और वो प्लांटर्स के पास चले गए और नए प्लांट्स उगाने के लिए फिर से उनको लोन मिल गया। पीजेंट्स हु वर
इनिशियली टेम्प्ड बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हैश द सिस्टम वाज। और किसान जो थे वो पहले तो इन लोन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, लेकिन बाद में जल्द ही उन्हें ये समझ में आने लगा कि ये सिस्टम जो है वो बहुत कितना ज़्यादा हर्ष मीन्स कठोर है, गलत है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। उन्हें जो कीमत मिल रही है इंडिगो ग्रो करने की वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि ये साइकिल जो लोन की है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। देवर अदर प्रॉब्लम टू, और भी बहुत सारी समस्याएं थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंस्टीटेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रिफर टू कल्टिवेट राइस। और बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी अच्छी से अच्छी ज़मीन पे नील की खेती करे जहाँ पे वो चावल की खेती के लिए यूज़ करते हैं। इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स, और इंडिगो की रूट्स जो होती थी वो बहुत ज़्यादा डीप होती थी। एंड इट एक्सहाउस्ड द सॉइल रैपिडली, जिससे कि मिट्टी बहुत जल्द खराब हो जाती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, और नील की खेती करने के बाद उस ज़मीन पे दोबारा चावल नहीं बोया जा सकता था, चावल की खेती नहीं की जा सकती थी। आके हम लोग ये वाला पेज और रीड कर लेते हैं। यह है हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस, किस तरीके से इंडिगो का प्रोडक्शन होता था। आगे देखते हैं कि ये एक पिक्चर दी हुई है और नीचे दिया है पिक्चर फिगर 10 एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863 में विलियम सिम्पसन के थ्रू ये पिक्चर बनाई गई है, जिसमें कि नील के खेतों के पास ही नील का कारखाना लगा हुआ दिखाया गया है। दिया है द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्री ओन्ड बाय प्लांटर्स। इंडिगो के जो विलेज थे वो आमतौर पे प्लांटर्स ने फैक्ट्रियों के आसपास ही बसा रखे थे। आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई के बाद, द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू वॉश्ड इन द इंडिगो फैक्ट्री। नील के पौधे को कारखाने के फैक्ट्री के वर्ड्स मीन्स होता है पानी से भरा हुआ टैंक, पानी से भरे हुए हौद में पहुंचा दिया जाता था। एंड 3 or 4 वाट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, और इसको बनाने के लिए कलर करने को बनाने के लिए 3 से 4 ऐसे ही वाट्स मीन्स टैंकों की ज़रूरत पड़ती थी। ईच वाट हैड अ सेपरेट फंक्शन, और हर वाट का अलग अलग सिस्टम होता था। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वॉट नोन एज फॉर्मेटिंग और स्टीपर वॉट फॉर सेवरल आवर्स। मतलब नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर पहले एक वॉट मतलब एक टैंक के में गर्म पानी में घंटों तक उसको डुबोए रखा जाता था। इसको क्या हम लोग बोलते थे, फॉर्मेटिंग या स्टीपर प्रोसेस बोलते थे। व्हेन द प्लांट्स फॉर्मेंटेड, जब ये प्लांट्स क्या हो जाते थे, फॉर्मेंटेड हो जाते थे, द लिक्विड बिगेन टू बॉयल, और उसका लिक्विड बॉयल हो जाता था, एंड बबल, उसमें बबल्स आने लगते थे। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट and the liquid drained into another vat that was placed just below the first vat। जब इससे रूटन लीव्स मीन्स सड़ी हुई पत्तियों को अब हटा दिया जाता था, मतलब जो उसमें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं बॉयल करने के बाद, उन पत्तियों को हटा दिया जाता था, और जो लिक्विड होता था उसको जस्ट बगल में बने हुए दूसरे टैंक में निकाल दिया जाता था, छान के निकाल दिया जाता था। इन द सेकेंड वाट नोन एज द बीटर वाट द सोल्यूशन वॉज कॉन्टिन्यूसली स्टिर्ड एंड बीटन विद पैडल्स। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन था, जो लिक्विड था, उसको लगातार हिलाया जाता है और पैडल्स के थ्रू उसको लगातार चलाते रहते हैं, मतलब उसको हिलाते रहते थे। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन एंड देन ब्लू लाइम वाटर वाज एडेड टू द वाट। मतलब जब ये लिक्विड ग्रीन कलर और उसके बाद ब्लू होने लगता था तो इसमें जो हम लोग जो लाइम वाटर, चूने का पानी मिला दिया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट इन फ्लैक्स, अ मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाट एंड अ क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। और धीरे धीरे इसमें जो
सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स, मतलब वहाँ पे नील की क्या होती थी, पपड़ी नीचे तली पे वो जमने लगती थी, मतलब मडी जो उसमें उसकी गंदगी होती थी वो नीचे जमने लगती थी और ऊपर साफ साफ लिक्विड निकल आता था। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेडिमेंट द इंडिगो पल्प ट्रांसफर्ड द अनदर वाटर नोन एज द सेटलिंग वॉट, मतलब जो सेटलिंग वॉट था, हम लोग जो साफ लिक्विड था उसको अलग निकाल लेते थे और जितना भी नीचे बैठे हुए जो सेडिमेंट होता था उसको क्या करते थे, अलग नेक्स्ट टैंक में निकाल देते थे। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, और उसके बाद निचोड़ के उसको बिक्री करने के लिए बेचते थे। मतलब जो बैठ जाता था जो सूखा हुआ सेडिमेंट्स उसको निकालते थे, निचोड़ते थे, सुखाते थे और उसके बाद हम लोग बेचते थे। यहाँ दिया है वुमेन यूजुअली कैरीड द इंडिगो प्लांट टू द वाट, मतलब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो गट्ठर होते थे इन्हें टैंक्स तक ले जाने के लिए वुमेन वर्क कर रही हैं। 12 फिगर में दिखाया था वॉट बीटर द इंडिगो वर्कर हेयर इज स्टैंडिंग विद द पैडल, यहाँ पे एक वॉट बीटर के लिए इंडिगो वर्कर जो है वो उसको चलाने के लिए भी कहा गया था, पैडल से पानी चलाते थे तो उसको चलाने के लिए डैट वॉज यूज टू स्टिर द सोल्यूशन इन द वॉट, वो एक स्टिर एक छड़ का या एक पैडल का यूज़ करता था जिसके थ्रू उसको बराबर वहाँ पे वर्क करना होता था। दीज वर्कर हैड टू रिमेन इन वेस्ट डीप वाटर ऑफ ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सोल्यूशन, और इस इंडिगो सोल्यूशन को बराबर चलाते रहने के लिए उसे नील से भरे घोल के अंदर ही काफ़ी 7 से 8 घंटे तक खड़े होना पड़ता था। वॉट जो होता है अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें कि हम लोग फर्मेंटिंग कर सके, किसी चीज़ को स्टोर कर सके, वो होता है। 13 फिगर दिया है द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल, इंडिगो सेल के लिए रेडी हो गई है। हेयर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, वर्कर स्टैंपिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प एंड दैट हैज़ बीन प्लेस्ड एंड मोल्डेड, मीन्स यहाँ पे आपने जो प्रोडक्शन किया है वो उसकी आप लास्ट प्रोसेस को देख रहे हैं कि वर्कर्स किस तरीके से उसको सांचों में डालते हैं और इंडिगो का जो पल्प है उसको काट के मजदूर उन पे मोहर लगा रहे हैं। डैट हैज़ बीन प्रेस्ड एंड मोल्टेड, मतलब यहाँ पे प्रेस करके हम उस पर मोहर लगा रहे हैं। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक ऑफ डाइंग, और आप देख रहे होंगे कि एक वर्कर इसी के पीछे एक दिख रहा है कि वर्कर ब्लॉक को सुखाने के लिए किस तरीके से ले जा रहा है। इस तरीके से हमारी इंडिगो तैयार होती थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंडिगो का रिविलियन मीन्स विद्रोह किस तरीके से शुरू हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।